अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। निगो ने जब होश संभाला था, सबकी ज़ुबान से खुद को निगो निगो पुकारते सुना था। वो तो जब स्कूल में एडमिट हुई तब पता चला कि उसका पूरा नाम निगहत रहीम है। मासूम और सादा फितरत निगो वक्त से हमेशा 2 कदम पीछे रही। जिस उम्र में लड़कियां सितारों पर कमंदे डालने के बारे में सोचती हैं और मोहल्ले भर के लड़कों को दीवाना बनाने का हर गुर सीख चुकी होती हैं, उस उम्र में निगो ये सोच सोच के हलकान होती थी कि रात को अब्बा और माँ में होने वाली खूनरेज़ जंग सुबह अचानक प्यार भरी सुलह में कैसे बदल चुकी थी। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से वो घर में 3 बहन भाइयों की बड़ी बहन थी, और बड़ी बहन तो वैसे भी आधी माँ होती है। भाई तकरीबन उसी ने पाले थे, जिसकी वजह से खुद उसका बचपन ना आसूदा और अधूरा सा रह गया था। बच्चों की तरह अल्हड़पन, खेल कूद, शरारत, ये सब तो निगो की ज़ात का हिस्सा बनने ही ना पाया था कि उस पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था। उसकी सहेलियां अगर कभी भूले चूके खेल कूद के लिए उसे बुलाने भी आती तो अम्मा की डांट और फटकार खा के वापस भाग जाती। अम्मा हमेशा यही कहती, भागो यहाँ से, उसने अपने भाइयों को संभालना है, तुम लोगों की तरह आज़ाद नहीं है कि गलियों सड़कों पे यूं कूदती फिरे। अपनी उम्र की बाकी लड़कियों की तरह निगो को भी शादी ब्याह की तकरीब में जाने और बनी संवरी परियों जैसी दुल्हनें देखने का बहुत शौक था। उसके जहन में तो बचपन से यही ख्याल था कि शायद शहजादियां दुल्हनों को ही कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसकी ये ख्वाहिश भी हसरत बनकर हमेशा उसके दिल में दबी रही। उसे किसी भी तकरीब में नहीं ले जाया जाता था। हमेशा अम्मा अपने पैदा किए हुए नौने हालों को उसके सपुर्द करके जाते हुए ये तलकीन करना ना भूलती, निगो, भाइयों का ख्याल रखना, देखो ये मट्टी ना खाएं। भाइयों को पता नहीं कैसे मट्टी खाने की लत लग गई थी, और उनका मट्टी खाना निगो की जिंदगी को खा गया था। वो घर होती या स्कूल या अम्मा के साथ किसी फैमिली फंक्शन में, उसकी जिंदगी का एक ही नस्बुल ऐन होता था कि भाइयों को मिट्टी खाने से रोकना है। अम्मा की ये पुकार हर वक्त कानों में उधम मचाए रखती थी, निगो, इनका ख्याल रखना, मिट्टी ना खाएं। उस बेचारी के ख्वाब भी भाइयों की मिट्टी खाने से रोकने की जिदोजहद में ही टूटते। जवान हुई तो इस झंझट से बमुश्किल जान छूटी। बचपन में मिट्टी खाने वाले भाई अब उसका दिमाग खाने लगे। उनके नज़दीक उनकी आपी दुनिया की बेवकूफ़ तरीन मखलूक थी। वाजबी शक्ल सूरत के साथ उसका भोलपन और सादगी उसके लिए एक बहुत बड़ी खामी बन गए। जब 20 साल की उम्र तक भी कोई रिश्ता ना आया तो अम्मा बाबा फिक्रमंद हो गए। इशारों कनायों में खुद लोगों से रिश्ते के लिए कहने लगे। अब क्या था, आए रोज़ कोई ना कोई निगो को देखने के लिए आता, लेकिन काम शक्ल सी निगो को कोई भी पसंद ना करता। वाजबी शक्ल सूरत, गहरा गंधमी रंग और दरमियाने से कद काठ वाली भरे भरे जिस्म वाली निगो को हर कोई देखते ही रद्द कर जाता। निगो की अगरचे उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, फिर भी अपने भरे जिस्म और गहरी सांवली रंगत के बाइस अपनी उम्र से 10-15 साल ज़्यादा ही दिखती थी। और यूं निगो का रिश्ता जैसे पूरे ख़ानदान के लिए ही एक बहुत बड़े मसले की हैसियत इख्तियार कर गया। निगो जहाँ बैठी होती हर कोई उसे तर्स भरी निगाहों से देखता, और उसकी पीठ पीछे भी निगो का ही जिक्र होता। कोई उसे रंग गोरा करने के टोटके बताता तो कोई जिस्म कम करने के नुस्खे। निगो करती तो क्या करती, वो इतनी तेज़ तरार तो थी नहीं। अब ये भी उसकी पैदाइशी खामी ही थी कि वो फ़ी ज़माना लड़कियों की तरह तेज़ तरार और ख़ुद पे तवज्जो देने वाली ना थी। उसके वो भाई जिन्हें सारी उम्र उसने मिट्टी खाने से और गिरने चोटें लगने से बचाया था, आज मुंह भर भर के उसके बारे में बातें करते थे। कभी उससे कोई चीज़ टूट जाती, गिर जाती तो उजड़ कह देते, कभी वो उनकी राय के खिलाफ कोई बात कर देती
تو موٹی عقل کہہ دیتے۔ نگو کو لگتا تھا اس پورے معاشرے میں سب سے مس فٹ اسی کی ذات ہے، باقی ساری دنیا تو عقل مندوں سے بھری پڑی ہے، اس دنیا میں سب سے بے عقل شاید وہی تھی۔ پھر بھی دل کے نہا خانے میں وہ یہ تصورات ضرور پالتی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب اس کا ایک اپنا گھر ہوگا، اس کی ازدواجی زندگی ہوگی جسے دیکھ کر لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ اس کے بچپن پر تو اس کے اپنے پیاروں نے ہی ڈاکہ مارا تھا، جوانی آنے والی زندگی کی تفکرات میں ہی ضائع ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن ایک وقت آئے گا، شادی کے بعد ہی صحیح، جب وہ دنیا کو بتائے گی کہ نگو اتنی گئی گزری نہیں جتنا آج تک اسے سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہاں بھلے اس کی عزت 2 کوڑی کی صحیح، پر اپنے گھر کی وہی واحد مہارانی ہوگی، جو چاہے گی کھائے گی، جو چاہے گی پہنے گی، جہاں چاہے گی جائے گی۔ کتنی ناآسودہ خواہشات اس نے اپنے سینے میں دبا رکھی ہیں، وہ آنے والے وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں راج کرے گی، اپنی تمام جائز خواہشات پوری کرے گی، اور دنیا کی زبانیں اس کا گھر، اس کا رہن سہن، اس کی زندگی دیکھ کر خود بخود بند ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں بھی قدرت کو اس کی کوئی آزمائش منظور تھی، جو دیکھنے آتا صاف انکار کر کے چلتا بنتا۔ یوں نگو ہر روز رد ہونے کی تکلیف سہتے سہتے جیسے اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ خیر، خدا خدا کر کے ایک رشتہ دہلیز عبور کر آیا جو فٹ سے قبول کر لیا گیا۔ اس کے ہونے والے شوہر غضنفر کے بارے میں وہ بہت کچھ نہیں جانتی تھی، اور بہت چھان بین تو اس کے گھر والوں نے بھی نہیں کی تھی۔ یہ پہلا ہی رشتہ آیا تھا جنہوں نے نگو کو قبول کیا تھا، سو گھر والوں نے بھی رشتہ قبول کرنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ دراصل نگو کے بابا اس کے رشتہ نہ ہونے کے باعث اتنے پریشان اور رنجیدہ رہتے تھے کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر کسی سے اپنی بیٹی کے لیے اچھے بر کی درخواست کرتے تھے۔ ان کی فکر مندی کا تو یہ عالم تھا کہ مسجد جاتے تو خاص طور پر نگو کے لیے اچھے شوہر کی دعا کرواتے، اور یہ بھی دعا کرواتے کہ جلد وہ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ بیٹوں کا کیا ہے، وہ رہے یا نہ رہے، بیٹے تو خود بھی شادی کر لیں گے۔ اور پھر جیسے اس کے بابا کی خدا نے سن لی اور غضنفر ان کے لیے خدائی مددگار ہی ثابت ہوا تھا۔ دراصل غضنفر کا رشتہ انہیں کسی رشتے والی نے نہیں بتایا تھا، بلکہ غضنفر اس کے بابا کے مسجد کے ایک دوست کا بیٹا تھا۔ کافی مذہبی، صوم و صلات کی پابند فیملی تھی، یہی وجہ کہ انہیں نگہت کی سادگی اور معصومیت خامی کی بجائے خوبی دکھائی دی۔ منگنی کے ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی فکس کر دی گئی۔ شادی کے دن قریب آئے تو گھر میں گویا ایک ہنگامہ سمجھ گیا۔ اس کی دونوں پھوپھیاں جو ان کے گھر کے پاس ہی رہتی تھیں، شادی کی شاپنگ کے دوران وہ دونوں پھوپھیاں شاپنگ کے نام پر مٹر گشت کرنے نکل جاتی اور اپنے بچے اس کے حوالے کر جاتی، ساتھ ہی وہی آرڈر دیتی جسے سنتے سنتے نگو کی زندگی سوکھ گئی تھی۔ نگو، ان کا خیال رکھنا، مٹی شٹی نہ کھائیں۔ خدا خدا کر کے شادی کی تقریبات مکمل ہوئیں اور وہ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے پیا گھر سدھار گئی۔ شکر اس بات کا کہ بھائیوں سے جان چھوٹی، اب 4 دن اپنی نیند سوئے گی، اپنی جاگے گی اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے گی، جہاں ہر لمحہ اسے کوئی یہ احساس نہیں دلائے گا کہ وہ عام انسانوں سے ہٹ کر ہے۔ اور پھر وہ گھڑی آ گئی جس کا خواب ہر لڑکی اپنے دل میں سجائے عروسی جوڑا زیب تن کرتی ہے۔ وہ گھنٹے بھر سے سکڑی سمٹی حجلہ عروسی میں خوف زدہ ہرنی کی طرح بیٹھی تھی، اپنے دولہا کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ یہاں قدم رنجہ فرمائے اور اس کی گھونگھٹ کشائی کا مرحلہ بھی بخیر و عافیت گزرے اور وہ رسومات کی چکی سے نکل جائے۔ آخرکار شوہر صاحب تشریف لائے، نہ سلام نہ کلام، آتے ہی جائے نماز بچھایا اور نوافل شروع کر دیے۔ نگو گھونگھٹ کی اور سے حیران بیٹھی دیکھتی رہی۔ نوافل پڑھ کر فارغ ہوئے تو دعا شروع کی۔ دعا بھی اتنی لمبی جیسے گڑ گڑا کر کسی مصیبت سے بچنے کی صحیح فرما رہے ہوں۔ جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ آخر پلنگ کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہاں کوئی مخلوق گھنٹہ بھر سے ان کی منتظر بیٹھی ہے۔ وہ جو گھونگھٹ اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، جب دلہا میاں نے ہاتھ بڑھا کر گھونگھٹ
उलटने की बजाय उसके अरूसी दुपट्टे के नीचे से उसके बाल पकड़कर हाथ में लिए तो वो डर गई। वो घूंघट की ओर से आंखें पिटपिटा कर अपने मजाजी खुदा की तरफ देख रही थी, जो उसके सामने दो जानू बैठा उसकी नकली जुल्फों यानी विग पे कुछ पढ़ते हुए फूंक रहा था। 5-10 मिनट इसी तरह गुजर गए। आखिरकार उन्होंने एक लंबी फूंक मार कर अपने दम का इख्तिताम किया और बहुत मोहब्बत से गोया हुए, निघत, मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छी खिदमत गुजार बीवी साबित होगी, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप का ख्याल रखो, क्योंकि मुझ पर मेरे वालिदैन का हक बीवी से कहीं ज़्यादा है और मैं चाहूँगा कि मेरी बीवी मेरे वालिदैन के रुतबे को और मेरी ज़िंदगी में उनकी हैसियत को समझे और हर चीज़ पर मेरे वालिदैन की पसंद और मर्ज़ी को फ़ोक़ियत दे। देखो, इस घर को जन्नत और जहन्नुम बनाना अब तुम्हारे ही हाथ में है। मेरे साथ ताउन करोगी तो हम मिलकर इस घर को जन्नत बना देंगे, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारा मुकम्मल ताउन चाहिए। जैसे मेरे वालिदैन चाहेंगे तुम्हें वैसी ही ज़िंदगी गुजारना होगी। और अपने मजाजी खुदा के मुंह से इस खूबसूरत रात के इस खूबसूरत पल में ये जुमले सुनकर जैसे निगो का तो तरा ही निकल गया। क्या क्या अरमान और क्या क्या ख्वाब न थे उसके कि शादी के बाद वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगी, एक मुकम्मल ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जो हर औरत का ख्वाब होती है, जिसमें तमाम इख्तियारात औरत के पास होते हैं। वो अपने घर की मलका बन के जीना चाहती थी, लेकिन तब तक निगो नहीं जानती थी कि शादी के नाम पर अक्सर औरत के साथ मजाक ही किया जाता है, उसके जुमला हकूक ही बदलते हैं बस। उसके शोहर ने उसके वो तमाम इख्तियारात आज उसके वालिदैन से लेकर अपने वालिदैन के हाथों में पकड़ा दिए थे। कमरा जैसे निगो के सामने घूम गया, उसके सारे ख्वाब छन से चकनाचूर हो गए। जहन में जो पहला ख्याल आया वो ये था, बच्चों की निस्बत बड़ों को संभालना कितना कुछ मुश्किल होता होगा। उसने सारी रस्मी कार्रवाई उठाकर एक तरफ रख दी और खुद ही घूंघट उठाकर बेसाख्ता पूछने लगी, आपके वालिदैन का ख्याल भी मुझे ही रखना है? क्यों, आपके वालिदैन भी क्या मिट्टी खाते हैं? और वो इससे ज़्यादा क्या कहती अपने उस मजाजी खुदा से जिसने इतने आराम से उसके तमाम अरमानों पे पानी फेर दिया था। माँ ने 3 भाई पैदा करके बचपन में ही उसकी गोद में डाल दिए थे कि अब इनका ख्याल रखना। तब वो अपनी माँ से नहीं पूछ पाई थी कि जब पैदा किया है तो संभाल क्यों नहीं सकती। आज अपने शोहर से नहीं पूछ सकती थी कि माँ बाप तो तुम्हारे हैं, उनका ख्याल सिर्फ मुझे ही क्यों रखना है? क्या मुझे अपने माँ बाप के लिए ब्याह कर लाए हो, जिस तरह मेरी माँ ने मुझे अपने बेटों की परवरिश के लिए ही पैदा किया था? अगर मुझे सारी ज़िंदगी दूसरों का ही ख्याल रखना है तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशें और मैं क्या हूँ, ये कौन सोचेगा? निगो का दिल चाह रहा था वो फूट फूट के रोए। अपने जज्बात पर हत्तल मकदूर काबू पाते हुए वो एक झटके से उठी थी। जेवरात नोच नोच के उतार कर ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे थे और अलमारी में अपना सादा सा लटका लिबास निकाल कर बाथरूम चली गई थी। निगो को आज जिंदगी की एक बहुत तल्ख सच्चाई से सामना करना पड़ा था और आज वो अच्छे से जान गई थी कि उम्र के हर दौर में, जिंदगी के हर मोड़ पे निगो को सिर्फ दूसरों का ख्याल रखना है। उसे अगर जिम्मेदारियों के मजीद पहाड़ उठाने के लिए ही पहले घर से दूसरे घर भेजा गया था, तो फिर यूं शहजादियों की तरह सजाने संवारने की क्या जरूरत थी? वही उसके घिसे पिटे कपड़े ही काफ़ी थे, उन्हीं में उसे रुखसत कर दिया जाता, क्योंकि सिर्फ किरदार ही तो बदले थे। कहानी तो वही थी जहाँ सारी जिम्मेदारियाँ सिर्फ निगो के सर थीं। और सच मानिए तो ये कहानी सिर्फ निगो की नहीं, बल्कि इस मुआशरे की तमाम लड़कियों की है, जिन पर पैदा होते ही जिम्मेदारियों के बोझ डाल दिए जाते हैं। तमाम उम्र सबको खुश रखने की, सबकी खिदमत करने की तमाम जिम्मेदारी उन्हीं के नातवा कंधों पर डाल दी जाती है। उनके ख्वाब, उनकी ख्वाहिशात, उनकी ज़िंदगियाँ और छोटी छोटी खुशियाँ, ये कहाँ हैं, ये कोई नहीं जानना चाहता। और निगो की तरह हर लड़की ये सोच लेती है कि उसकी ज़िंदगी तो शादी के बाद शुरू होगी। उसका शोहर होगा जो उसे समझेगा,
اس کا ایک گھر ہوگا، اس کی ذات ہوگی، اس کی پہچان اور اس کی بھی عزت ہوگی۔ اور پھر یہاں بھی یہ لڑکیاں ہی غلط ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی زندگی ان کی اپنی زندگی نہیں ہوتی، ان کے خواب خواب نہیں ہوتے، ان کی خواہشات بے معنی ہوتی ہیں، سب سے بڑھ کر ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی۔